सही ज्ञान चाहे जहाँ कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। एएओ प्रैक्टिस सेट 5, जिसमें सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार ऑडिट सर्विस, सीडीपीओ, बिहार एसआई या बीपीएससी 67, सभी में जीके जीएस के सवाल पूछे ही जाते हैं। इसलिए सब लोग वीडियो को देखें और फ़ायदा लें। फ्री का वीडियो है आपके भाई का। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आप कितना जानते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लग जाए, दिल को छू जाए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो लोग नए हैं। एसएससी में भी 25 सवाल बनते ही हैं, तो आपको देखना ज़रूरी है। आइए देखें आज का पहला सवाल। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किस भारतीय नेता ने लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे? सबको पता होना चाहिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 को प्रथम सम्मेलन हुआ था लंदन में। इस सम्मेलन का उद्घाटन वहां के उस समय के ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। नाम और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ये भी ध्यान रखिएगा। उन्हीं की अध्यक्षता में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस तो भाग लेनी थी, केवल कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में ही भाग ली है। उसमें सिर्फ गांधी जी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। सबको ज्ञात होना चाहिए। नहीं जानते हैं नोट करते हुए चलिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। पहले में मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। केवल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेसी थे, महात्मा गांधी कांग्रेसी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेसी थे। इसलिए मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना ये गए थे। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये गए थे। सिर्फ देखिए, पूरा डिटेल भी दिया हुआ है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको इम्पोर्टेंट में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का नाम ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार सवाल आपको मिलेगा। और प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय? रैमजे मैकडोनाल्ड। इन बातों का ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना तथा मोहम्मद अली शामिल थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग ली है। बातों को समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला ये बाल गंगाधर तिलक, जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, ये बात भी पूछा जाता है और ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक का नाम, क्योंकि ये कभी नहीं बने हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के गुरुजी थे। अरविंद घोष और दादा भाई 1906 में कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी का ये बने थे। 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बार बार सवाल बनता है। बंगाल विभाजन 1905 के बाद कौन सा आंदोलन चालू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बीपीएससी में भी बहुत बार बन चुका है, जो लोग प्रैक्टिस करते होंगे, देखते होंगे। इसलिए स्वदेशी आंदोलन का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। ये बात भी आप नोट करते हुए चलिएगा। सवाल ऐसे ही यहीं से बनता है, इसलिए पूरी बातों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आप नोट कर लीजिए। कैसे भी करके आप कीजिए ताकि आपका फ़ायदा हो। व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने प्रारंभ किया था? ये सवाल ऑडिटर के एग्जाम में भी पूछा गया था। चालू किए थे महात्मा गांधी, लेकिन पहले सत्याग्रही कौन थे? ये सवाल बनता है। पहले सत्याग्रही जो है विनोबा भावे थे। 1940 में ये चालू हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। सर्वप्रथम विनोबा भावे ने
प्रारंभ किया था। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ये बात भी ध्यान रखिएगा, दोनों का नाम पहले दूसरे में दिया है। पहले विनोबा भावे का नाम आप ध्यान जरूर रखिएगा, बार बार सवाल बनता है। अगर दूसरा पूछ दे तो जवाहरलाल नेहरू, और अगर तीसरा पूछ दे तो तीसरा का नाम भी मैं बता दिया, ब्रह्मदत्त। इनको भी जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि सवाल बीपीएससी में चाहे कहीं भी कहाँ से पूछ दे कोई नहीं जानता। 3 का नाम आप कंठस्थ रखेंगे। पहला दूसरा तो सभी लोग जानते होंगे, तीसरे का नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, इसलिए आप जरूर नोट लीजिएगा। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। आइए देखें अगला सवाल। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक था? बहुत अच्छा सवाल है। क्रिप्स मिशन कब आया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए वहां के प्रधानमंत्री ने भेजा था स्टैफोर्ड क्रिप्स को। प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। नाम ध्यान रखिएगा, वहां के उस समय के प्रधानमंत्री इंग्लैंड के चर्चिल थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा था। कब आया था क्रिप्स मिशन? ये भी सवाल बनता है। 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया था। बातों को समझते हुए नोट करिएगा, ऐसे ही सवाल बनते हैं। विस्तृत में चलिएगा समझते हुए, आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आंसर आप निकाल लेंगे। इसमें से ये उत्तर दिनांकित चेक कहे थे महात्मा गांधी जी, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल बना है। नाम जरूर ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। आधे से ज़्यादा बच्चे ये सवाल तो जानते हैं, लेकिन डेट वाइज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में क्रिप्स मिशन के बाद ही चालू हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 30 मार्च को। और भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था 8 अगस्त को गांधी जी के द्वारा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये 1942 है, लेकिन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। ये भी सवाल बहुत बार बना है, इसलिए ज़रूर ध्यान रखते हुए चलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को अपनी वर्धा समिति की बैठक में पारित किया था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। वर्धा समिति की बैठक में उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? सबको पता होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अबुल कलाम आज़ाद 1939 से 1945 तक रहे थे। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले वही हैं। ये भी सवाल बहुत बार बना है, इसलिए उनका नाम भी ध्यान रखिएगा। उन्हीं की अध्यक्षता में वर्धा समिति की बैठक हुई थी। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे 1942 में? चर्चिल तथा भारत के वायसराय लिनलिथगो थे। इनका भी जरूर ध्यान रखिएगा, पूरी बातें समझा दी गई है। अभी भी लाइक बटन नहीं दबाए हैं, जरूर दबाया कीजिए दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें भी खराबी क्या है मेरे बताने में, पूरी बातों को बताया जा रहा है, आपको आप ही का फायदा होगा। आइए देखें अगला सवाल। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। बहुत ही अच्छा सवाल है। कब की गई थी? 1939 के कांग्रेस के अध्यक्ष, पहले तो 1938 में बने कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, और 1939 में भी बने थे। लेकिन 1939 में गांधी जी अपना रखना चाहते थे, पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और उन्हीं के नाराज़ हो गए थे गांधी जी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है जीत गए थे और पट्टाभी सीतारमैया की हार हो गई थी। उसी के बाद सुभाष चंद्र बोस को लगा कि गांधी जी नाराज़ हो गए, इसलिए वो इस्तीफा देकर चले गए थे और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। पूरी बातों को समझिएगा, इसलिए अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का
अध्यक्ष में भी याद रखिएगा 1938 में और 1939 में जीते थे। आइए देखें अगला सवाल। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? बहुत अच्छा सवाल है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब बने थे वायसराय? 1786 से 1793 तक। ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय है 1786 से 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। सवाल बहुत बार बना है, जरूर ध्यान रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त लाने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके समय में जिले के सभी अधिकार जो है कलेक्टर को दिया गया और इन्हें ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। आप लोग भी लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं या यूपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं, वो उसके जनक किनको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसलिए नाम ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 का एक, क्योंकि 1786 से 93 तक हो रहे थे, उनके समय 1786 का एक्ट आया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन हैं? भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत ही अच्छा ये भी सवाल है। कार्यपालिका अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया राष्ट्रपति को बताया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए डिटेल में दिखा दें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 यह उपलब्धित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, सवाल में जो है कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष तथा जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। बहुत बार सवाल बना है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी 1934 में। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत इजी और बहुत ही बार पूछा गया सवाल है। इसमें से आप नोट कर लीजिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जनता के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। बात को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, नोट जरूर कीजिएगा। 12 से 35 तक जनता के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था है। बहुत अच्छा सवाल है और पूरा डिटेल दिया गया है, आप जरूर नोट कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए पीडीएफ के लिए। आइए देखें अगला सवाल। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रवर समिति में से राष्ट्रपति जो होते हैं संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। बहुत अच्छा और बहुत इजी सवाल है। और बीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति यानी कि किसी भी राज्य के पीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, सवाल बनता रहता है। और यूपीएससी संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल। दोनों को समझते हुए चलेंगे। ये देखिए, अनुच्छेद 316(1) के तहत राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्य 65 वर्ष तक तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 62 वर्ष की उम्र प्राप्त करने तक पद मुक्त हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, 65 वर्ष तक यूपीएससी के अध्यक्ष रखते हैं।
निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? देव, राजगीर, गया और बोध गया में से जापानियों ने विश्व शांति स्तूप की स्थापना बोध गया में कराई थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित बोध गया गया से 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बहुत बार बताया गया है, जानते भी होंगे आप लोग, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। यहाँ का महाबोधि मंदिर प्रसिद्ध है। यहीं पर जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। ध्यान रखते हुए चलेंगे, नोट जरूर कीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ये थे शाह आलम द्वितीय, जिनको कि अली गौहर के नाम से भी जाना जाता था। अली गौहर शाहजहां द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल की घटनाएं निम्न हैं। उनकी घटनाएं जो हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध के समय, दक्षिण में अकाल, इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी, आदि शामिल हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। शाह आलम द्वितीय, इनका नाम जो है, इनको अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी जरूर नोट करते हुए चलेंगे। पूरी बातें को लिखा गया है, आप आराम से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने तैयारी में 4 चांद लगाइए। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोलिक के स्थान पर हराया था? पुर्तगालियों को हराया था अंग्रेज अधिकारी ने सोलिक के स्थान पर। ये थे थॉमस बेस्ट, नाम इनका ध्यान रखिएगा। थॉमस बेस्ट ने हराया था। आइए देखें अगला सवाल। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? पिग्मी जो है अफ्रीका के निवासी हैं। बहुत अच्छा सवाल है, पिग्मी का सवाल बन चुका है। अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन के बेल्जियम, कांगो, गैबोन, युगांडा आदि के सघन वनों में पिग्मी जाति के लोग निवास करते हैं। इसे भी नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरियन और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर जो है बिहार का वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? नवादा, नालंदा, गया और दरभंगा में से गया जो है वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप बिहार के तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे बीपीएससी हो या बिहार पुलिस या बिहार एसआई, उसके लिए ज़रूरी है ये सवाल, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बिहार का गया जिला वन्य जीव सेंचुरी एवं राष्ट्रीय पार्क हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित गौतम बुद्ध अभयारण्य में बाघ, चीता, सांभर, चीतल, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। हजारीबाग में भी वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी मतलब आक्रामक। लाल बाल पाल को जो है उग्रपंथी माना जाता है, ये तो जानते ही होंगे। इन तीनों के अलावा अभी मदन लाल डिंगरा का नाम भी आता है। मदन लाल डिंगरा ने 1909 में इनकी हत्या की थे, इनको फांसी हुई थी। करजन वायली नाम जरूर ध्यान रखिएगा, मैं बता चुका हूँ प्रैक्टिस सेटों में। इनके आरोप में इनको फांसी हो गई थी 17 अगस्त 1909 को, यानी कि ये उग्रपंथी थे। और उधम सिंह का नाम कौन भुला सकता है? जलियांवाला बाग के हत्यारे जो जनरल डायर को गोली मारे थे 1940 में, उधम सिंह ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जानते नहीं हैं तो। ये सब जो है उग्रपंथी थे। नहीं पूछ रहा है तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। जरूर ध्यान रखिएगा इनका नाम, क्योंकि ये गांधी जी के गुरु जी माने जाते हैं, राजनीतिक गुरु। इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ये सवाल भी बहुत बार बना है 1905 ईस्वी में, इसलिए इनका नाम आते ही भारत सेवक समाज आ जाता है नाम। 1905 और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। आइए देखें अगला सवाल। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे?
1931 ईस्वी में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए थे। बताया गया है बहुत बार, इसलिए ध्यान रखिएगा। कहाँ हो रही थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा? लंदन में। ये लंदन से वापस आए थे खाली हाथ 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आते ही उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था, मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत पे बट्टा नहीं लगने दिया। इसलिए ध्यान रखिएगा, खाली हाथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटे थे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे गांधी इरविन समझौते पर? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले हुआ था ये 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी के लास्ट में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उसके शुरुआत में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 5 मार्च 1931 को। नोट जरूर कीजिएगा, ये डेट पूछा जाता है बार बार, गांधी इरविन समझौता। इसलिए ध्यान रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी गए थे और खाली हाथ लौटे थे। अभी ऊपर ही बताया। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, ये तो ध्यान होगा ही आपको। उसके बाद असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया 1920 में गांधी जी के द्वारा। कब किया गया? डेट जरूर ध्यान रखिएगा, अगस्त 1920 में। और उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। इसी आंदोलन को गांधी जी द्वारा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हिंसक घटना हो जाने के कारण स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा घटना कहाँ हुई था? बहुत बार बताया गया है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ये भी जरूर नोट कर लीजिएगा अगर आप नहीं जानते हैं तो, क्योंकि सवाल बहुत बार बनेगा आपको। चौरी चौरा घटना कहाँ हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। उसी के बाद जो है ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया गांधी जी द्वारा। इसके बाद बहुत सारे नाराज हो गए नेता। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।